हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है उसका रिवीजन करना। जो अभी तक हम लोग ने बहुत ही ढंग से पढ़ा है, इन डिटेल क्वेश्चन वगैरह के साथ पढ़ा है, एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है, उसको एक कम टाइम में रिवाइज करते हैं, एक साथ उसको क्या कर लेते हैं, एक साथ कर देते हैं, जिससे क्या बेनिफिट हो सके, जिससे अपना फटाफट बेसिकली रिवाइज हो सके और बार बार आप इसको देखोगे तो हर एक चीज़ आपको क्या हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। सबसे पहले हम लोग ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपको उस घर के अंदर जाना है तो वो घर के कुछ रूल मानने पड़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाना है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के रूल मानने पड़ेंगे। वो रूल कहाँ लिखे होंगे? चार्जिंग सेक्शन में लिखे होंगे। सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 27 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी गवर्न करता है। अगर आप चैप्टर वाइज बाइफर्केशन देखोगे तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक आपका जो है वो चैप्टर 1 है। सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9 तक आपका चैप्टर नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 10 के आसपास पूरा चैप्टर नंबर 3 घूमता है। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 15 से लेके 17 तक घूमता है। 18, 19, 20, 21 जो है वो इनकम टैक्स में है नहीं। 22 से लेके 27 तक आपका हाउस प्रॉपर्टी आता है। फिर पीजीबीपी 28 से चालू हो जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 जो है वो क्या बात करता है? चार्जिंग सेक्शन बात करता है। सबसे पहला बोलता है रेंटल अमाउंट, जो कि होगी एनुअल वैल्यू, मतलब पूरे साल में जो आपको रेंट मिलती है वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। सर कौन से कंडीशन? पहला, कोई तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी का सर मतलब क्या होता है? या तो बिल्डिंग होनी चाहिए और बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अपार्टमेंट है तो वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। सर लैंड मतलब समझो एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके आसपास कोई पार्किंग लॉट की जगह है, गार्डन की जगह है, समझ रहे हो, तो वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। दूसरा जो है कि असेसी वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ये बड़ा ही ज़रूरी है कि ओनरशिप होनी ज़रूरी है, चाहे डीम्ड ओनरशिप हो या रजिस्टर्ड ओनरशिप हो, फर्क नहीं पड़ता, पर ओनर होगा तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तीसरा, अगर सिर्फ कोई खाली वैकेंट लैंड पड़ी है, मतलब खाली जमीन का प्लॉट पड़ा है, ग्राउंड जैसी जगह पड़ी है, उसको अगर रेंट आउट करोगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बिल्डिंग होनी जरूरी है। तो सर वो वैकेंट लैंड कहाँ जाएगी? या तो पीजीबीपी में जाएगी या फिर आईएफओएस में जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगी। करेक्ट। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर एनी बिजनेस पर्पस। जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो पीजीबीपी में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आपको बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करना है। और पांचवा, अगर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो आप बिल्डर हो। कौन से बिल्डर हो? सर रहीजा बिल्डर हो। आपने एक बिल्डिंग बना दिया, आपके घर बिक ही नहीं रहे। आपने एक बिल्डिंग बना दिया, आपके घर क्या नहीं हो रहे? बिक ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सर खाली पड़े हैं, इससे अच्छा हम रेंट पे दे देते। आपका बिजनेस नहीं है रेंट पे देना, आप खाली पड़े थे तो आपने बोला कि रेंट पे दे देते हैं, तो वो घर क्या बन जाएंगे? डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएंगे, वो डीएलओपी मान लिए जाएंगे। करेक्ट है, डीएलओपी मान लिए जाएंगे, मतलब क्या? वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएंगे। पर समझो सर, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा काम ही यही है, हम बिल्डिंग बनाते हैं फिर उसको रेंट आउट करते हैं, जो रेंट आउट का इनकम आता है रेंटिंग का, वही हमारा बिजनेस का इनकम है। तो वो केस में आपका ये पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या था कि आपका जो बिल्डिंग है वो घर बिक नहीं रहे तो आपने टेम्पररी पर्पस के लिए रेंट आउट कर दिया। और दूसरा क्या है कि आपका काम ही यही है। तो पहले केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड, सेकेंड है केस में पीजीबीपी हेड। एनुअल वैल्यू का सर मतलब क्या होता है? देखो दो मतलब होते हैं। एनुअल वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि जो पूरे साल में आपके पास पैसा आ रहा है। घर से पैसा कैसे आ सकता है यार? रेंट पे दे के आ सकता है या बेच के आ सकता है। यहाँ पे बेचने की बात नहीं हुई है, वो कैपिटल गेन में जाएगा, रेंट की यहाँ बात होती है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी होता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग या उसके आजू बाजू का लैंड। असेसी ओनर होना चाहिए, ओनर में रजिस्टर्ड ओनर, डीम्ड ओनर, कुछ भी चलेगा। पीजीबीपी के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग इंक्लूड एनी बिल्डिंग नॉट ओनली हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग का मतलब ये जरूरी कहीं नहीं है कि सिर्फ घर होना चाहिए। शॉप वगैरह होगी तो भी चलेगा, कमर्शियल होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है रेसिडेंशियल ही होना चाहिए। पर बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? सर आपने सिर्फ घर भाड़े पे नहीं दिया है, आपने घर के साथ कुछ फिक्स असेट भी, कुछ मशीन भी, कुछ फर्नीचर भी क्या कर दिया है? रेंट आउट कर दिया है। बेस्ट एग्जांपल ऑडिटोरियम ले लो ना। ऑडिटोरियम में सिर्फ घर नहीं बिकता, सिर्फ
प्रॉपर्टी बिल्डिंग नहीं बिकता, उसके साथ चेयर्स होती है, उसके साथ आपका स्टेज होता है, स्टेज के साथ वो पूरा पोडियम वगैरह, उसके साथ थिएटर जैसा है तो वो भी होगा, करेक्ट है। तो ये सब एक साथ बिकता है, तो इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा? तो देखो, अगर बिल्डिंग को और बाकी कुर्सियों को, बाकी जो भी एक्सेसरीज है उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जा सकता है, तो जो बिल्डिंग वाला पार्ट है वो हाउस प्रॉपर्टी में, और बचा हुआ पार्ट है या तो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में, डिपेंड, अगर उसका बिजनेस ही वही है तो पीजीबीपी में, अदरवाइज अदर सोर्स में चला जाएगा। पर सेपरेबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सेपरेट करना वो बिल्डिंग को और वो कुर्सियों का रेंट, मतलब एक ही साथ वो पैकेज में ही बिकता है, तो वो केस में पूरा का पूरा या तो पीजीबीपी में जाएगा या आईएफएस में जाएगा। फिर बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के। सर हाउस प्रॉपर्टी के कितने टाइप होते हैं? तो देखो 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले, या क्या कर सकते हो, आपके पास घर है, आप क्या कर सकते हो, आप घर को या तो रेंट पे दे सकते हो या आप उसमें रह सकते हो। रह कितने में सकते हो? सर 1 में रह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में रह सकते हो। तो अगर एक घर आपने अगर आपने रेंट पे लगा दिया तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी बोल दिया जाएगा और सीधा का सीधा जो अमाउंट आएगा टैक्सेबल होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा सर बड़ा ही सिंपल कर सकते हो, आप उसमें रह सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 घर में रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। उसके लॉजिक रीजनिंग सब बता दिए थे। 2 से ज़्यादा घर में तुम रह रहे हो, तुम क्या बोलो, 2 से ज़्यादा हमने एसओपी करके रखा है, तो 2 से ज़्यादा जितने भी घर होंगे, सर फॉर एग्जाम्पल आपने 5 को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है, तो गवर्नमेंट बोलती है 2 को हटा दो, 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3 बचा। तो जो 3 प्रॉपर्टी है वो हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। वो एक्चुअली लेट आउट नहीं है, हम उसको क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, और उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या होगा हम आगे बताएंगे, सिंपल है। एक और पॉइंट आता है कि अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर लिया, तो सर हाउस प्रॉपर्टी में उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेक्शन नंबर 22 के बाद सेक्शन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। 22 में सिर्फ बेसिकली चार्जिंग सेक्शन लिखा था। ये जो ऊपर मैंने एलओपी वगैरह बताया, ये आपका बेस बनाने के लिए फॉर सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बोलता है एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन। ऊपर बोला था ना एनुअल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो सर एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? ये सेक्शन 23 में बोला है। सेक्शन 23 में क्या बोला? सबसे पहले स्टेप 1 लो, उसको कंपेयर करो, उसको स्टेप 1 में से स्टेप 2 को रिड्यूस कर लो। स्टेप 1 में जीएवी निकालो और स्टेप 2 में उसमें से म्युनिसिपल टैक्स को निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये सेक्शन नंबर 23 इतनी चीज़ बोलता है। तो सर सबसे पहले जीएवी कैसे निकालेंगे? तो जीएवी निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को लो, दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और जो ज़्यादा अमाउंट था उसमें से जो लोअर अमाउंट है ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। उसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, और जो दोनों में से ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे? जीएवी बोलेंगे। अगर आप ये टेबल में देखोगे तो एसओपी में तो यहाँ तक कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आप रह रहे हो। एलओपी में यहाँ पे कुछ अमाउंट आ रहे हैं, डीएलओपी में यहाँ पे कुछ अमाउंट आ रहे हैं। सर म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो वैल्यू है उसी को म्युनिसिपल वैल्यू बोला जाएगा। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है? सर फेयर रेंट का मतलब है कि जो आजू बाजू प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है फेयर रेंट है। तीसरा, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है कि मैक्सिमम आप उतना ही रेंट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उसको क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड रेंट बोला जाएगा। अभी जो सबसे देखो, अगर गवर्नमेंट को देखना है कि आपका रेंट कितना आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सबसे पहले अपने रिकॉर्ड देखेगा, रिकॉर्ड को कंपेयर करेगा, आजू बाजू क्या चल रहा है, दोनों में से ज़्यादा अमाउंट है उसको ले लिया, और उसको रेंट कंट्रोल एक्ट में देखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं। तो उन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोल दिया जाएगा। उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर लेंगे। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है? रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ये सब हम लोग ने क्लास में इन डिटेल देखा है, अभी आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये रिवीजन है। फिर बात करते हैं, यहाँ तक हमने क्या देखा? एनएवी कैसे निकालते हैं। एनएवी में से देखो यहाँ पे जीएवी निकाला, जीएवी में से जब म्युनिसिपल टैक्स रिड्यूस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एनएवी आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस एक पॉइंट ऊपर रह गया बताना। देखो जो एक्चुअल यहाँ पे आप एलओपी और डीएलओपी को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में अगर आप एलओपी को और डीएलओपी को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे सब जगह पे कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, पर जो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, वो एक्चुअली में थोड़ी लेट आउट हुई है। तो वो केस में यहाँ पे एक्चुअल रेंट में कुछ अमाउंट नहीं आएगा।
वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही आपका क्या मान लिया जाएगा, एक्चुअल रेंट मान लिया जाएगा इन केस ऑफ डीएलओपी। फिर बात करते हैं जीएवी निकल गया। जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स जो आपने पे कर दिया वो रिड्यूस हो जाएंगे तो आपका एनएवी आ जाएगा। यहाँ पे एनएवी निकालने पे सेक्शन 23 खत्म हो जाएगा। सर म्यूनिसिपल टैक्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट है। म्यूनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है आपका, ये अलाउड होगा सिर्फ पेमेंट बेसिस पे। अगर आपने पे कर दिया तो अलाउ होगा, नहीं पे किया तो नहीं अलाउड होगा। और पेमेंट भी किसको करना है, ओनर को करना है तो ही अलाउड होगा। अगर परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है तो म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करने हैं। और अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएवी आ गया। एनएवी में से डिडक्शन रिड्यूस करने हैं। सबसे पहले तो 30% सीधा सीधा डिडक्शन ले लो। क्यों लेना है, घर है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, पाइपलाइन ख़राब हो गया, कुछ सीमेंट लगाना है, ये सब खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट एक एक चीज़ का खर्चे का डिडक्शन नहीं देती। गवर्नमेंट बोलती है जो आपका वैल्यू आ रहा है, एनएवी आ रहा है, उसका 30% सीधा ही ले लो। करेक्ट है। दूसरा अमाउंट, अगर आप कुछ लोन ले रहे हो घर को खरीदने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो उसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो एसओपी का कॉलम देखोगे तो ये पहली जगह है जहां पे कुछ आपको डिडक्शन मिल रहा है। तो हमेशा एसओपी के केस में लॉस ही आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही आएगा। यहाँ पे एलओपी और डीएलओपी में या तो लॉस आ सकता है या प्रॉफिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। तो सर अभी सवाल उठता है ये इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट क्यों मिलेगा डिडक्शन। तो अगर आपने लोन के हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, किसी भी कारण के लिए लिया है तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सर किससे लोन लेना है तो डिडक्शन मिलेगा, किससे भी लो, बैंक से लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, अपने भाई से लो, बहन से लो, पापा से लो, गर्लफ्रेंड से लो, किससे भी लो भाई डिडक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे मिलेगा डिडक्शन, या तो ड्यू बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस, एक ही बात है बेसिकली। मतलब पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में अगर इंटरेस्ट दिख रहा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या बात कर दी है सर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपने लोन लिया था, आपके ऊपर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देने की बारी आई, आपने दिया ही नहीं, आपने बोला पैसे ही नहीं है, तो वो 1 लाख के ऊपर फिर से 10,000 रुपये इंटरेस्ट लग गया। तो जो 1 लाख रुपए उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, पर 10,000 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल है। फिर बात करते हैं हाउ मच इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बड़ी कान खोल के ध्यान दो। एलओपी और डीएलओपी के केस में अगर इनकम टैक्सेबल है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो आपको अलाउड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसओपी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 30,000 रुपये ही अलाउड होगा, मैक्सिमम 30,000 रुपये ही अलाउड होगा। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो 2 लाख सुना था। 30,000 अलाउड होगा, सही बात है, पर अगर आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो अगले आने वाले, तो आपको वो 30,000 के बदले 2 लाख रुपए अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। पहला कंडीशन है लोन आपने लिया रहना चाहिए 1/4/1999 या उसके बाद। तो क्वेश्चन में सतर्क रहना कि अगर 1/4/1999 के पहले लोन लिया है ना तो 100% मैक्सिमम 30,000 ही अलाउड होगा, 2 लाख मत करके आ जाना। सेकेंड पॉइंट, लोन लिया रहना चाहिए परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है, रिनोवेशन के लिए लोन लिया है, तो मैक्सिमम 30,000 ही अलाउड होगा, 2 लाख मत करके आ जाना। थर्ड पॉइंट, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो आपका 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना चाहिए, और जिसने आपको लोन दिया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब बैंक वगैरह ही सर्टिफिकेट देते हैं, आपका भाई बहन क्या सर्टिफिकेट आपको देंगे। फिर बात करते हैं नोट्स की। अगर आपने पहले एक लोन लिया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था 12%, अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये 12% तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बाहर 8% पे मिल रहा है, तो आपने एक दूसरा लोन लिया सेम अमाउंट का, और जो नया लोन है उससे पुराना लोन चुका दिया। क्यों चुकाया, क्योंकि अभी आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, सीधी बात है। तो अगर ऐसा आप करते हो तो अगर पुराना लोन अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो नए लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट सेक्शन नंबर 25 से आता है कि अगर आप फॉरेन से कुछ लोन लिया था और फॉरेन में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है टीडीएस को काट के पेमेंट करना है। अगर टीडीएस डिडक्ट कर किए बिना पेमेंट कर दोगे तो क्या गड़बड़ होगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और फिर प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको हमेशा अलर्ट रहना है।
खासकर वो टाइम लिमिट पे जो क्वेश्चन हम लोग ने देखे थे, और मैं इन डिटेल क्वेश्चन इसके कराऊंगा। मतलब जो मैंने बोला ना 5 हेड के एडिशनल एक सेशन लेने वाला हूँ, मतलब वहाँ पे 50-60 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे जो कि आपके मॉड्यूल के नहीं है। तो वहाँ से मैं क्या कराने वाला हूँ, ये प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करूँगा, और मैं यूट्यूब पे एक और वीडियो भी डालूंगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के ऊपर ही सेपरेटली पूरा डिस्कशन होगा, जिस पे 20-25 मिनट का होगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अभी आपके पास प्रॉपर्टी आया नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है, या आपका बिल्डिंग जो है वो अभी तक काम चालू है, आपके पास पोजीशन नहीं आया, पहले ही आपने वो बुक कर दिया है और आपने क्या लोन ले लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, मतलब अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है पर उसके ऊपर इंटरेस्ट अभी भी जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाएगा उसका डिडक्शन मिलेगा क्या सर? मिलेगा, कितना मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कौन से साल में मिलेगा? जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है या आपको एक्विजिशन मिल जाता है। पर ये क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ऐसे सुनने में। 25A, अगर अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट है तो उसका क्या करना है सर? अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है सर? अभी रेंट मिला ही नहीं, टेनेंट बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा रेंट, तो वो आपने ऊपर देखा रहेगा तो एक्चुअल रेंट में से रिड्यूस होता है। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, तो वही ये अनरियलाइज रेंट है। तो अनरियलाइज रेंट रिड्यूस होगा, पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही रिड्यूस होगा कि टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड है, मतलब जो आपका और आपके टेनेंट का जो भाड़े पे रह रहा था और आपका एग्रीमेंट था वो जेन्युइन था। ऐसा नहीं है कि आपका भाई मामा चाचा ही है और उसको आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करते रहते हो और इनकम टैक्स में डिडक्शन लेते रहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेनेंट ने वो प्रॉपर्टी छोड़ दिया रहना चाहिए, ऐसा नहीं वो बैठा भी है और दे भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, उस टेनेंट ने आपका कोई दूसरा प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं किया रहना चाहिए। और चौथा, आपने रीजनेबल स्टेप ले लिए रहने चाहिए, वो मतलब पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दी रहनी चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एरियर रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट आपका डिस्प्यूट में है, मतलब टेनेंट बोल रहा है मैं दूंगा नहीं, आप बोल रहे हो मुझे लेना है, आपने कोर्ट में केस कर दिया, अभी केस चल रहा है, पर डिस्प्यूट में है। तो ये केस में क्या करना है, जब भी आपको रेंट मिलेगा, भले ही वो टाइम पे आपके पास घर है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपको रेंट मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा? 70% टैक्सेबल होगा, क्योंकि 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इज इट ओके? फिर बात करते हैं वैकेंसी का कंसेप्ट। वैकेंसी के कंसेप्ट में सबसे पहले ही आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड मैं वापस एक बार ऊपर आता हूँ और इंटरेस्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखो, इंटरेस्ट जो है वो आपको 2 लाख जो मिलेगा एसओपी के केस में, वो पर पर्सन मिलेगा, ना कि पर प्रॉपर्टी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन है। पर पर्सन का मतलब क्या है? समझो एक प्रॉपर्टी के 2 को ओनर है, 2 मालिक है, तो दोनों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। करेक्ट है। दूसरा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि अगर समझो मेरे पास 2 एसओपी है, एक एसओपी में 30,000 का डिडक्शन मिलता है और दूसरे एसओपी में 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। एक 30,000 मतलब उसके लिए रिपेयर के लिए मैंने लोन लिया था और दूसरे के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तो एक पे 30,000 मिलता है, एक पे 2 लाख मिलता है, और दोनों मेरा पूरा हो रहा है। मतलब एक पे मेरा 35-40 हज़ार का इंटरेस्ट गया, दूसरे पे मेरा 2.5 लाख का इंटरेस्ट गया, तो एक पे कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा, एक में 30,000 मिलेगा। तो सर क्या पूरा 2.3 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एसओपी में भले ही 2 प्रॉपर्टी है, पर मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख का ही मिलेगा। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो मैंने जानबूझ के आपको करा दिया, बता दिया। मतलब रिवीजन में बार बार सुन लोगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। वैकेंसी का कंसेप्ट, वैकेंसी का मतलब क्या है कि आपने रेंट आउट किया था, अब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, चला गया, मतलब 12 महीने में 9 महीना कोई आदमी वहाँ पे रहा, 3 महीना बोला कि भाई अभी हम गाँव जा रहे, कोरोना आ गया, अभी हमें नहीं रहना यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा, वैकेशन लिखा है कि घर वैकेट है, इसका मतलब ये नहीं वो एक्चुअली वैकेट है। वैकेट का मतलब क्या है? घर के ऊपर ताला लगा रहना चाहिए, घर के अंदर एक्चुअली कोई नहीं रहना चाहिए। ऐसा हुआ कि उसने छोड़ दिया और आप अपना बोरिया बिस्तरा लेके सामान लेके वहाँ चले गए, तो उसका मतलब ये नहीं है वो वैकेंट है, आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया है। 9 मंथ का रेंट को चुपचाप टैक्सेबिलिटी कर देना, ठीक है। इसका रीज़न वगैरह ये फॉर्मूला का क्या है मैंने इन डिटेल बताया था, वो लेक्चर आप देख लेना, अनलिमिटेड व्यू है वैसे भी। अभी सिर्फ इतना सुन लो कि एक्सपेक्टेड रेंट
एक्चुअल रेंट कैसे निकालने का, देखो नॉर्मल क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर आपका क्या होता है, जीएवी होता है। पर अगर आपका कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी में आता है तो जीएवी निकालने का तरीका क्या है, आपको देखना है कि क्या आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट और वैकेशन वाला पीरियड है उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है। मतलब एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी वाले पीरियड का रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। अगर बराबर है या ज़्यादा है तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वही जीएवी बन जाएगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेशन वाले पीरियड के रेंट से, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। इसका लॉजिक वगैरह मैंने अच्छे से समझाया था। फिर बात करते हैं और कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है, अदर कंसेप्ट रिगार्डिंग टू ओनरशिप। आपका जो प्रॉपर्टी है, एरिया हाउस प्रॉपर्टी है, वो क्या हो सकता है, एरिया वाइज अगर आपने रेंट आउट कर दिया, मतलब 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, जैसे मैं रहता हूँ बंगलो टाइप है, एक नीचे है एक ऊपर है फॉर एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ, नीचे रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, ऊपर वाला मैं क्या कर देता हूँ, रेंट आउट कर देता हूँ। इज इट क्लियर? ऐसा कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या करने का, तो आपको बड़ा ही सिंपल है कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह है वो जो एरिया है उस हिसाब से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी ऑल कंपोनेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एलओपी एंड एसओपी ऑन एरिया बेसिस। हाउएवर जो एक्चुअल रेंट है वो तो डिवाइड होगा नहीं। क्यों डिवाइड नहीं होगा, वो तो सिर्फ लेट आउट के लिए ही आया है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या कर देना है, कंपटीशन करना है। टाइम वाइज का मतलब क्या है, 6 महीना मैं लेट आउट कर देता हूँ, 6 महीना मैं वहाँ पे रह जाता हूँ। तो वो केस में सर क्या होगा, तो वो केस में भले ही आपका प्रॉपर्टी 1 दिन के लिए भी लेट आउट होता है तो वो एलओपी कंसिडर होता है, जितना महीने का आपको रेंट मिल रहा है उतना महीने का जमा करा देना, ठीक है। और जॉइंट ओनरशिप का मतलब क्या है, एक घर के 2 को ओनर है, तो वो केस में क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से क्या निकाल दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो, जिसका जितना शेयर है उतने लोगों के बीच में वो इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेक्शन 27 जो है, फिर बात करते हैं डीम ओनरशिप की। डीम ओनरशिप याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, 2-2 की 3 जोड़ियां बना दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और इसको आप क्या करो, एक बार रीडिंग के लिए रख लो। इजी सा है, इतना मेरे हिसाब से कोई महान इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता नहीं मॉड्यूल में दिया है तो रीड करके छोड़ देना है, समझ के छोड़ देना है, ज़्यादा रटने वगैरह मत बैठना। तो यहाँ पे अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, समाप्त होता है, रिवीजन, और अपन ने क्वेश्चन वगैरह सब इन डिटेल कर ही लिए। चलो फिर कोई अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।